हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के कारण और इसकी पृष्ठभूमि पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानी जाती है, क्योंकि इसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पूरे यूरोप में राष्ट्रीय भावना के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो हम लोग देखते हैं कि पुनर्जागरण काल में नई नई खोजों को बढ़ावा दिया, लोगों में नई चेतना का उदय हुआ। लोग अपनी जागरूकता को एक समय के लिए भूल गए थे, उन्होंने फिर से अपनी जागरूकता को बढ़ावा दिया। इसी में हम देखते हैं कि नए नए मशीनों की खोज होती है, चित्रकारों की भी चित्रकारी सामने आती है। इसमें साहित्य भी लिखे जाते हैं। एक तरह से मध्य युग को अंधकार युग माना जाता है, क्योंकि मध्य युग में इन सारी चीज़ों पर जो सामंत थे और पोप थे और जो उस समय के राजा होते थे, उन्होंने इन पर नियंत्रण लगा रखा था। लेकिन जब पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है तो लोगों को वो सारी चीज़ें करने का, अपने तर्क वितर्क को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। तो जब पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है तो इसी समय नए नए मशीनों की भी खोज होती है। लोग साहित्य, लेखन, कला में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इसी समय जैसे ये यूरोप के जो देश हैं, वे अपने चीज़ों को दूसरे जगह, यानी उन्हें बाजार की आवश्यकता पड़ी, इसलिए वे लोग नए उपनिवेशों के तलाश में थे। उसी समय जब हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही यूरोप और एशिया का व्यापार होते आया था, लेकिन जब तुर्कों का कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया तो यूरोपियों के लिए ये मार्ग बिल्कुल अवरुद्ध हो गया। इसके लिए उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज पर अपना विशेष रूप से ध्यान दिया और इसी प्रक्रिया में कोलंबस स्पेन से निकलता है समुद्री मार्ग से होते हुए भारत की खोज के लिए, यानी भारत के समुद्री मार्गों की खोज के लिए वो निकल पड़ता है। लेकिन वो गलती से चला जाता है अमेरिका महाद्वीप में। वहाँ पे जाके वो अमेरिका महाद्वीप को देखता है तो फिर यूरोप के लोगों को पता चलता है कि अमेरिका महाद्वीप जैसा भी कोई देश इस दुनिया में, द्वीप कोई इस दुनिया में भी है, क्योंकि शुरू में ही एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये तीनों एकदम कनेक्टेड थे और व्यापार तीनों महाद्वीपों से होता था। बाकी इन तीनों महाद्वीप के लोग और सारे जगहों से परिचित नहीं थे, लेकिन अमेरिका की खोज दुनिया भर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि इसको इसलिए अमेरिका को नई दुनिया के भी नाम से जाना गया, क्योंकि इससे पहले यूरोप के लोगों को या फिर कहीं के लोगों को ये पता नहीं था कि अमेरिका जैसा कोई महाद्वीप भी है। तो इसके बाद से जब कोलंबस अमेरिका पहुंचता है और उसी टाइम पुर्तगाल से वास्को डी गामा 1498 में अफ्रीका के जो समुद्री मार्ग है उससे होते हुए वे भारत पहुंचते हैं। और वही एक समय था जब भारत में यूरोपीय कंपनी का आना समुद्री मार्ग से शुरू हो जाता है। तो इसके आगे हम देखते हैं कि जब अमेरिका में यूरोपीय कंट्री पहुंचते हैं तो इसमें सबसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस, ये सारे देश अमेरिका में पहुंचकर अमेरिका को अपना उपनिवेश बनाते हैं। अमेरिका के कुछ हिस्सों पर इंग्लैंड अपना उपनिवेश बनाता है और अमेरिका के पश्चिमी हिस्सों पर फ्रांस अपना कब्जा कर लेता है। तो जैसे जैसे अमेरिका के लोगों में बौद्धिक जागरूकता आती है, वे लोग स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं, तो वो लोग भी इंग्लैंड के खिलाफ अपना संघर्ष करते हैं और 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा वो लोग अंग्रेज़ों को वहाँ से, यानी इंग्लैंड को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा था तो उसमें अमेरिका, जो फ्रांस की सेना थी, वो अमेरिका को सहायता प्रदान की थी, क्योंकि फ्रांस का सोचना था कि अगर हम अमेरिका की सहायता करेंगे तो ब्रिटेन को यहाँ से भागना पड़ेगा अमेरिका से और मेरा पूरा नियंत्रण अमेरिका पर हो जाएगा। तो इस मंशा से फ्रांस अमेरिका की सहायता दे रहा था, लेकिन फ्रांस सहायता तो दे रहा था, लेकिन फ्रांस की खुद की आंतरिक स्थिति बहुत खराब चल रही थी। वैसे यूरोप में देखें तो फ्रांस बहुत ही शक्तिशाली देश हुआ करता था, लेकिन जो उसकी आंतरिक सत्ता थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर थी, जो उसके क्रांति के लिए
उसके लिए परिस्थितियाँ तैयार कर दी थी। जैसे हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में उस समय बूर्बो वंश का शासन चल रहा था और उस समय राजा थे लुई 14वां। वो कहते थे, वो इतना निरंकुश शासक थे कि वो कहता था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरा कहा हर बात कानून है। अगर कोई इसके निर्णय का विरोध करता था तो उसे सीधे गिलोटिन पर चढ़ाया जाता था। यानी एक गिलोटिन एक होता था थी, मतलब उसको गर्दन पर उसको काट जैसा रख दिया जाता था और उसके ऊपर से जो हथियार आते थे उसके गर्दन को शरीर से अलग कर देते थे। तो इस प्रकार की गिलोटिन एक हुआ करती थी जो कि मृत्यु दंड देने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उसके बाद से हम देखते हैं कि लुई 15वां भी शासक बनता है और उसके बाद उसके समय तक तो पूरे फ्रांस पर कर्ज चढ़ना भी शुरू हो जाता है और लुई 15वां के बाद लुई 16वां 1774 में 20 वर्ष की आयु में फ्रांस की गद्दी पर बैठता है। जब तक लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठता है, फ्रांस की स्थिति बहुत ही खराब हो गई रहती है, खासकर आर्थिक रूप से, क्योंकि जब फ्रांस अमेरिका को सहायता दे रहा था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में सैन्य सहायता दे रहा था, तो इसकी खुद की आंतरिक स्थिति उस हालत में नहीं थी कि अपने देश को संभाल सके और उस परिस्थिति में यह अमेरिका की सहायता कर रहा है। तो आर्थिक स्थिति ही बहुत इसकी दयनीय थी। उसके बाद जो इसके आंतरिक मामलों में देखा जाए तो ये फ्रांस का समाज 3 भागों में विभाजित था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में आते थे पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में आते थे कुलीन और अभिजात वर्ग और तृतीय स्टेट में आते थे मतलब श्रमिक, किसान और मजदूर लोग और व्यापारी और शिक्षक वर्ग तृतीय वर्ग में आते थे। विडंबना ये है कि सबसे ज़्यादा जैसे ये प्रथम वर्ग और कुलीन वर्ग दोनों को किसी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। यानी जितना जो लुई 16वां था वो सारा कर केवल तृतीय वर्ग पर ही लाद दिया था, करों का बोझ। इससे जो तृतीय वर्ग यानी आम जनता राजा के शासन से अत्यंत मतलब असंतोष की भावना उनके मन में व्याप्त था कि हम लोग का शासक कैसा है जो केवल एक वर्ग पर ही सारे करों का बोझ दे दिया है। अब जब 3 वर्ग है तो तीनों वर्ग के लोग अगर बराबर टैक्स देंगे तभी ना शासन सुव्यवस्थित ढंग से चल सकेगी। लेकिन फ्रांस में ऐसा बिल्कुल नहीं था, केवल एक वर्ग ही करों का वहन करता था और 2 जो वर्ग थे वो आराम से बैठकर अपना जीवन यापन करते थे, यानी किसी तरह से वो शासन में सहयोग नहीं कर पा रहे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, उसी समय जो मेरी अंतुआनेट थी, लुई 16वां की पत्नी, वो भी खर्चा करने में कोई कम नहीं थी। वे राज्य की स्थिति को खराब देखते हुए असीमित धन का खर्चा हमेशा करती थी और बहुत जल्दी जल्दी उत्सव में हिस्सा लेना, वहाँ पे असीमित रुपयों का खर्चा करना। हालांकि फ्रांस की उस समय मुद्रा लिब्रे थी, तो जिस समय वो बहुत सारे धन का वहन करने लगी थी और फ्रांस के शासन व्यवस्था में ऐसे ऐसे कर्मचारी शामिल थे जो किसी काम के नहीं थे, ना उनको अपने काम से मतलब था ना कुछ भी, लेकिन उन पर ऐसे मतलब कर्मचारियों की संख्या लगभग 10,000 थी जो कोई काम नहीं करते थे लेकिन उनको वेतन दिया जाता था। तो इन पर केवल राजस्व का 9% हिस्सा इसी कर्मचारियों पर खर्चा हो जाता था जो बिना किसी काम के थे। तो जब फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो गई, वैसे तो लुई 16वां निरंकुश भी था और अयोग्य था। फ्रांस की आर्थिक स्थिति जब खराब हो गई तो राजा ने यानी लुई 16वां ने कहा कि अब स्टेट जनरल की बैठक बुलानी पड़ेगी क्योंकि जनता पर और सारा कर लगाने की आवश्यकता थी। और ये जो स्टेट जनरल की बैठक है ये 1614 में लास्ट बार बुलाई गई थी जब लुई 14वां शासक थे। उसके बाद 175 वर्षों के बाद 1789 में फिर दोबारा स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती है, जो कि जब इस बैठक को बुलाई गई तो राजा फिर यानी लुई 16वां फिर इन तृतीय वर्ग पर कर लादने के लिए बेचैन था। लेकिन उसी समय जब ये स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी तो उसमें ये था कि जैसे प्रथम स्टेट में 300 लोगों की संख्या थी, द्वितीय स्टेट में 300 लोगों की संख्या थी यानी सदस्य थे और तृतीय स्टेट में 600 सदस्य थे। यानी
अगर राजा कोई प्रस्ताव लाएगा उसमें नियम कानून लाने के लिए यानी कर ही लगाने के लिए, तो उसमें जो प्रथम स्टेट के 300 सदस्य थे वो लोग पर पर्सन पर वोट देते थे। सेकंड स्टेट में भी 300 सदस्य थे तो पर पर्सन पर वोट। लेकिन जो थर्ड स्टेट था उसमें क्या था, 600 सदस्य थे लेकिन 300 ही वोट दे सकते थे। इस बात का तृतीय स्टेट के लोगों ने इस बार विरोध किया कि हम लोग भी 600 हैं तो हमें 600 सदस्यों को पर पर्सन पर वोट हम भी देंगे। इस पर उस बैठक में हड़कंप मच गई कि नहीं ये कैसे हो सकता है। राजा ने उनकी बात नहीं मानी तृतीय स्टेट के लोगों की, तो तृतीय स्टेट के लोग उस स्टेट जनरल की बैठक से उठकर बाहर निकल गए कि जब आप हमारी बात नहीं मानिएगा तो हम इसमें भाग नहीं लेंगे। और वो लोग जाकर अपना एक अलग असेंबली बनाते हैं जिसका नाम होता है नेशनल असेंबली। उसके बाद जो ये स्टेट जनरल की बैठक बुलाई जाती थी वो एक तरह से संसद जैसी बैठक थी जिसमें राजा जब करों को लगाना रहता था तब ये बैठक बुलाते थे या परामर्श करना रहता। राजा पर अंकुश लगाने के लिए एक पार्लियामेंट संस्था थी, लेकिन वो नाम के लिए एक संस्था थी जो मतलब राजा को नियंत्रित नहीं करती थी। उसमें वही लोग मतलब हेड यानी अधिकारी बनते थे जो राजा के चमचे के रूप में काम करते थे। तो क्या वो राजा को कभी नियंत्रित कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो ये आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण जो था फ्रांस की क्रांति को उसके चरम सीमा पर ले जाने का काम किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फ्रांस में लोगों को किसी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं थी, न साहित्य न लेखन की स्वतंत्रता थी। यानी राजा अगर राजा के खिलाफ कोई कुछ भी करे तो राजा उसको बहुत कड़ा दंड देता था और व्यक्ति को अपने अभिव्यक्ति की किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी। बौद्धिक कारणों में हम देखते हैं राजा एक तरह से लेटेस्ट एक कैसेट भी लाया था, यानी उसके कहने का मतलब कि आपको बिना वारंट के अगर आप पे संदेह होता है तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे कानून, और पूरे फ्रांस में लगभग 400 प्रकार के कानून थे जो बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों में लागू किए जाते थे। कुछ कानून का लोगों को पता ही नहीं था, डायरेक्ट उनको पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया जाता था और सजा दे दिया जाता था। तो इस प्रकार का अंधा कानून फ्रांस में चल रहा था। और दूसरी ओर देखें तो ये बौद्धिक कारण देखा जाता है फ्रांस की क्रांति में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बौद्धिक लोगों में देखिए विचारकों में तो रूसो का नाम आता है, वोल्टेयर का नाम आता है, दिदरो का नाम आता है और मोंटेस्क्यू का नाम आता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो विचारक थे, दार्शनिक थे, इन्होंने फ्रांस की जनता को जागरूक किया कि कैसे राजा का निरंकुश शासन आप लोगों को शोषण कर रहा है, तो आप लोग को इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहिए। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से और बहुत सारे चीज़ों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का मतलब प्रयास किया और इसका फल भी मिला। जैसे हम लोग देखते हैं कि रूसो का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सामान्य इच्छा की बात करता है, यह भी लोगों को बहुत ज़्यादा जागरूक किया। और फिर से मोंटेस्क्यू का शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, इसमें बताया गया कि कैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अलग अलग रहेगी तो अच्छे से सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकेगी, शासन व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे करके, और मोंटेस्क्यू की एक पुस्तक भी थी स्पिरिट ऑफ द लॉज यानी विधि की आत्मा, इसने भी लोगों को बहुत अधिक जागरूक किया और प्रभावित किया। इस प्रकार लोगों में क्रांति की भावना को जागृत किया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे 14 जुलाई 1789 को बास्तिल दुर्ग का पतन होगा और फ्रांसीसी क्रांति शुरू होगी और लुई 16वां को उसके पद से हटाया जाएगा और निरंकुश शासन का अंत होगा। तो ये सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को भी देखेंगे कि इस क्रांति के बाद क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या क्या कैसे संवैधानिक राजतंत्र आएगा, उसके बाद डायरेक्ट लोकतंत्र आएगा, उसके बाद नेपोलियन का उदय होगा। तो उसके बाद से हम लोग अपने अगले टॉपिक राष्ट्रवाद के उदय को भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं डायरेक्टली आप लोग को यूरोप में राष्ट्रवाद बताऊं तो समझने में दिक्कत हो जाएगी कि कैसे ये घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो उसके बाद हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे
कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या प्रभाव हुए हैं, इसने लोगों के जीवन पर कैसे प्रभाव डाला और कैसे इस क्रांति की महत्वपूर्ण नारा समानता, स्वतंत्रता, बंधुता लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी और संपूर्ण विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।